जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज का आपका क्लास होने वाला है यूपी होमगार्ड का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप यूपी होमगार्ड का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक सीट पक्की करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाली क्लास होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे, वैसे सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे इस बार के आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, जो कि आपको सिलेक्शन को पक्का करेगा। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। आप चुपचाप इस वीडियो से अपना सिलेक्शन को पक्का करोगे अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। आज का आपका पहला सवाल है साथियों, यूपी में जिला पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जो कि VVI सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, सिलेक्टेड प्रश्न है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जिला पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो वह ये आपका एसपी होता है। जिला पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? एसपी होता है। अगर जिला बहुत बड़ा है तो वहां का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? एसएसपी होगा। अगर जिला देखते हैं कोई कोई बहुत बड़ा रहता है तो वहां का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? एसएसपी होगा। या जिला डायरेक्ट पूछेगा कि जिला पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, वो आपका एसपी हो जाएगा। अगर किसी राज्य का पूछेगा कि किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, ये तो जिला की बात करेगा, एसपी हो जाएगा। अगर किसी राज्य की बात करेगा साथियों, जैसे में पूछेगा उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो वो आपका डीजीपी होता है। कौन होता है साथियों? डीजीपी होता है, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगर हम लोग डीएम की बात करें तो यह जिले का प्रशासनिक प्रमुख होता है। जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है साथियों? डीएम होता है। आप याद रखिएगा, जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? डीएम होता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। और यहां से एक सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है, क्योंकि होमगार्ड और यूपी पुलिस दोनों में ये सवाल पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या है साथियों? आपको कवर होना चाहिए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, याद रखिएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। यह यूपी पुलिस का नारा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हमने यहाँ से दो तीन क्वेश्चन करवाए हैं, दो तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आएगा। सबसे पहले तो जिला पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी एसपी होता है। अगर किसी राज्य का पूछेगा तो डीजीपी होगा। यहीं तक हम आपको बताए हैं साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिएगा, 2 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है? अगर आपको पता है तो जवाब दीजिएगा कि जो सूर्य की ऊर्जा है वह पृथ्वी तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है। एकदम इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, विकिरण। क्या इसका जवाब होना चाहिए? विकिरण। सूर्य की जो ऊर्जा है वह पृथ्वी तक किस प्रक्रिया से पहुंचता है, तो विकिरण माध्यम से पहुंचता है। आप याद रखना, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिएगा, अगला नंबर सवाल को देखेंगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। यहां से एक सवाल पूछता है कि सूर्य का जो ऊर्जा है या सूर्य का जो प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय? 8 मिनट 20 सेकेंड। आप याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ से यह भी सवाल पूछा जाता है कि सूर्य का ऊर्जा किस पर निर्भर होता है, तो नाभिकीय संलग्न पर निर्भर होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सूर्य की ऊर्जा किस विखंडन पर नियंत्रित है, तो आप बिल्कुल सही करोगे, नाभिकीय संलग्न। क्या सही करोगे? नाभिकीय संलग्न, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है साथियों? आप क्या सही करोगे? जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही हो जाएगा। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। आप बिल्कुल सही करोगे। यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज का यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना? आप याद रखोगे। चलिए, और यहाँ से एक और जीडीपी है, इसी से संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, जीएनपी। जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसका जो पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल देखिएगा, एकदम मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है।
भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। इसका शुरुआत आपका 1954 ईस्वी से हुआ था। सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था वह मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत रत्न सबसे पहले मिलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप याद रखोगे 1954 ईस्वी में ही उनको मिला था। और चलिएगा अगर बात करें भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आप बिल्कुल सही करोगे, इंदिरा गांधी। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, इंदिरा गांधी। क्या सही करोगे? इंदिरा गांधी। 1971 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, पहली महिला थी। और यहाँ से ये भी पूछा जाएगा कि मरने के बाद किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? आप बिल्कुल याद करोगे, लाल बहादुर शास्त्री को। मरने के बाद किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया? लाल बहादुर शास्त्री से। आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आप याद रखोगे, सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस आपका कब मनाया जाता है साथियों? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। यह जो दिवस है यह किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती पर हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं साथियों। जैसे में देखिएगा, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आप याद रखिएगा। 8 मार्च का आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो सीधे इस बार का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो साथियों, तो आज का यह क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर आपका सवाल है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने आपको क्लियर किया मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है साथियों, तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप याद करोगे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में। इसका स्थापना कब हुआ था साथियों? 1993 में। आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ की आपको संपूर्ण तैयारी कराए जाते हैं, वो भी एकदम डिटेल के साथ। ठीक है ना? जैसे मैं अभी रेलवे ग्रुप डी का, एससी जीडी का एग्जाम तो फिलहाल में होने वाला है, तो उसका भी क्लास चल रहा है। हालांकि जो भी आपका आता है वैकेंसी, सारा चीज़ का यहाँ पर कराया जाता है। जैसे अभी फिलहाल में लुसेंट का क्लास चल रहा है। ठीक है, ऑनली लुसेंट का। तो लुसेंट वाला क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट है, पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है साथियों। पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। आप याद रखोगे। और यह हर साल कितना जनवरी को मनाया जाता है साथियों? 23 जनवरी को हर साल यह मनाया जाता है। हर साल 23 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का स्थापना किया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछेगा, आजाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। या यहाँ से सवाल बनेगा, जय हिंद या तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये सब नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना?
चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? आप सभी बच्चे को पता होगा, इसका जवाब कमेंट में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है साथियों, जिसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। इसको पलासा या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम को कवर कर लीजिएगा, कोई एक नाम भी रहेगा, पलासा या टेसू। और इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, मतलब टेसू को किस नाम से या पलासा को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलासा या टेसू। आप याद रखिएगा, यहाँ से जो जो अब इंपोर्टेंट सवाल है वो आपको करवा देते हैं। यूपी का राजकीय पक्षी कौन है? आपको पता है तो जवाब दीजिएगा साथियों फटाफट, अगर नहीं पता है तो फिर हम बताएंगे, तो आप याद कर लीजिएगा। यूपी का राजकीय पक्षी आपका सारस हो जाएगा। यूपी का राजकीय पक्षी आपका क्या हो जाएगा? सारस। जो कि आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में राजकीय वृक्ष वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा और राजकीय खेल आपका हॉकी हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है ना, चलिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? आप क्या सही करोगे? भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है ना, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए अहमदाबाद बहुत ही प्रसिद्ध है, आप याद रखिएगा। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का, जैसे में कोयम्बटूर यहाँ है, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगर आप वैकेंसी वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जैसे में जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। अगर आप वैसे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9334517119। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है? वैकेंसी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है साथियों? वैकेंसी। उसके बाद आपके पास ग्रुप वाला लिंक चल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसी वाले ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। जो भी वैकेंसी आएगी साथियों आप उस ग्रुप में देख सकते हैं। ठीक है ना, रोजाना जो भी वैकेंसी नई नई आती है सारा चीज़ वहाँ पर जानकारी आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये वाला नंबर पर आप वैकेंसी लिख कर मैसेज कीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है ना, चलिए देखिए वीडियो बनाने में तो यहाँ तो टाइम लग जाएगा, ग्रुप में सबसे पहले हम डाल देते हैं। ठीक है ना, चलिए सूती वस्तु की राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को सूती वस्तु की राजधानी कहा जाता है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का हम आपको ऊपर बता दें, अब उत्तर भारत का भी सुन लीजिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किन्हें कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। आप याद रखिएगा, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। आप याद रखोगे, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा है। कानपुर को चर्म नगर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में आपकी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, चर्म नगर के नाम से हम लोग किनको जानते हैं? कानपुर को जानते हैं। ठीक है ना साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब यहाँ से पूछेगा लखनऊ के बारे में। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल सही करोगे, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? स्कर्वी होता है। आप याद रखोगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और इसकी कमी से आपका क्या होगा? मसूड़ा या दांत से खून आने लगेगा। अगर हम बात करें विटामिन ए की कमी से, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से आपका क्या होगा? रिकेटस होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आप क्लियर कर लोगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस। आप याद रखोगे, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर अगला नंबर सवाल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है साथियों? आप क्या सही करोगे? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर को सही करोगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विश्व का सबसे गहरा स्थान किसको कहेंगे? कोई बच्चे बता सकते हैं? और
सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा, सबसे छोटा दोनों याद रखें, दोनों में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। तो ये आपका आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर, सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम इंडिया देश के नाम पर पड़ा है। ठीक है ना, ये सारे याद रखोगे, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल को देख सकते हो साथियों, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश एक अलग नाम रखा गया था, या संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। पहले उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, ठीक है, उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 ईस्वी को रखा गया था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और यूपी स्थापना दिवस मनाने का शुरुआत कब से हुआ था? मतलब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाने का शुरुआत कब से हुआ था? 2018 से नियम आया कि अब हम लोग अपना उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाएंगे। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक है ना, अब यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछा जाता है साथियों, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर नया राज्य कब बना था? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग होकर एक नया राज्य कब बना था? तो 2000 ईस्वी में बना था। कब बना था? 2000 ईस्वी में, पूरे 2000 ईस्वी में, आप याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आप याद रखोगे। ठीक है, अगला नंबर सवाल है कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। सफेद हाथियों का देश हम लोग थाईलैंड को कहते हैं। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। हजार हाथियों का भूमि किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। ठीक है, उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, आप याद रखोगे। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है साथियों? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है साथियों? बैंकॉक। हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो आपके यूपी होमगार्ड में आने वाले सवाल है। अगर आप यूपी होमगार्ड में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित है। मैं तो कहूंगा आप इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सारी जानकारी आपको क्लियर होने वाला है। चलिए, अगला नंबर सवाल है जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, आप याद रखोगे। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? न्यूयॉर्क में। और इसका स्थापना दिवस कब मनाते हैं? जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कहाँ कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, आप याद रखिएगा। और जेनेवा की बात करें साथियों तो यह WHO का मुख्यालय है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ में है साथियों? जिनेवा में, आप याद रखोगे। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? सभी बच्चे को पता है आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? तो ये आप सभी बच्चों को पता है, 12 अंक होते हैं। 12 अंक होते हैं। और एटीएम कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो 16 अंक होते हैं। एटीएम कार्ड पर 16 अंक और आधार कार्ड पर 12 अंक होते हैं। और आधार कार्ड का शुरुआत कब किया गया था? तो 2009 ईस्वी में। आधार कार्ड का शुरुआत कब किया गया था? 2009 ईस्वी में आधार कार्ड का शुरुआत किया गया था, आप याद रखोगे। ठीक है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था साथियों? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यह किसके लिए शुरू किया गया था? तो भूमिहीन किसानों के लिए शुरू किया गया था, आप याद रखेंगे। इसका शुरुआत 1951 ईस्वी से हुआ था, तेलंगाना से हुआ था। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था साथियों? तेलंगाना से हुआ था, आप याद रखोगे। भूमिहीन किसानों के लिए किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। अब विनोबा भावे को मैगेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। मैगेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे। महात्मा गांधी जी ने 1920
1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। जयप्रकाश नारायण ने भी बहुत सारे आंदोलन किए, इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। सिख धर्म के संस्थापक कौन है साथियों? आप क्या सही करोगे? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव हैं। ए ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, गुरु नानक देव हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन है साथियों? गुरु नानक देव हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, आप याद रखोगे। और आगे चलिएगा, अब जैसे पूछेगा कि सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु, और पहले गुरु गुरु नानक देव थे। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों। ठीक है ना? चलिए, और गुरु अर्जुन देव के नाम पर, ठीक है, गुरु अर्जुन देव के नाम पर जो वहाँ अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इन्हीं के याद में वहां पर बनाया गया था। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। और किस राज्य में है? ओडिशा में है, आप याद रखोगे। और यह मिट्टी की सबसे लंबी बांध है। ठीक है, याद रखोगे। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर मतलब कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध है, आप याद रखोगे। और बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे नर्मदा नदी यहाँ पर नहीं है, नर्मदा नदी पर याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध है। विश्व का 20 नंबर आपका सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? आप क्या सही करोगे? पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार, या उसको तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखोगे। विश्व का ऊंचा पठार किसे कहा जाता है? विश्व का छत भी इसको पामीर के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? चलिए और भी देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? ढक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार ढक्कन का पठार, आप बिल्कुल सही करोगे। ठीक है ना? जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना? चलिए, और यहाँ से पूछेगा छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में है? छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में? आप क्या सही करोगे? इसका जवाब दो। आप क्या सही करोगे? इसका जवाब दो। छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? 21 नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों, एकदम इजी लेवल का सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप क्या सही करोगे? आपका जवाब आना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, आप बिल्कुल क्या करोगे? सही करोगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात रहता है 1 मई को, तो 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस, 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको करवा देते हैं साथियों। सबसे पहले 24 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप क्या सही करोगे? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आप बिल्कुल सही करना, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली है। ठीक है ना? आप याद रखेंगे। और केरल का महत्वपूर्ण मोहिनी अट्टम है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आप याद रखोगे। ठीक है ना? चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया था साथियों? सारनाथ में। आप बिल्कुल क्या सही करोगे? सारनाथ में। उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, उनका मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? आप याद रखोगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, 3,42,239 किलोमीटर। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश। राजस्थान के बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा, आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। और सबसे छोटा राज्य पूछेगा, सबसे बड़ा राज्य यहाँ पर पूछा, सबसे छोटा आपका गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, आप याद रखना। 25 नंबर और आज का आखिरी सवाल है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, आप याद रखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करेंगे आपका रिजल्ट